हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं। ये डिस्कशन है, ये है 6 अक्टूबर की विजन की करंट अफेयर्स के डिस्कशन। हम आज जो है कल 11 अक्टूबर था एंड बीइंग संडे दे हैवंट प्रोवाइडेड यू एनी पीडीएफ, तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग एन ओल्डर वन। तो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। आज का जो पहला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है और कौन सी ऐसी ट्रीटीज़ है वर्ल्ड लेवल पे जो इस बारे में बात कर रही है। थर्ड जो चीज़ हमने इसमें ध्यान देनी है वो है कि इंडिया का क्या स्टैंड है इससे रिलेटेड। और चौथा हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे कि किस बारे में ये न्यूज़ में अभी आया है। तो ये 4 चीज़ें मेन यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। ये बात इसलिए करी है इंडिया ने इससे रिलेटेड क्योंकि अभी क्या हुआ था, 26 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जो कि था इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया से पूरी तरीके से हटा देने के लिए हम एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, मार्क करते हैं एंड वो करते हैं 26 सितंबर को। इस दिन इंडिया ने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बना के एक ऐसा फ्रेमवर्क बना के हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अचीव कर सकते हैं। ये इंडिया का स्टेटमेंट था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अंडरस्टूड फैक्ट है। तो इसके आगे हम आते हैं। तो इंडिया क्या बोलता है कि अगर हम मीनिंगफुल डायलॉग करें उन कंट्रीज़ के बीच में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है अभी, ठीक है, और नेगोशिएशन करें किस बात पे, फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी पे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ ये ट्रीटी है क्या, बस इतना समझ जाइए। इस ट्रीटी पे नेगोशिएशंस करें अच्छे से तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट था इंडिया के साइड से। एफएमसीटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आज की ट्रीटी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, सॉरी, जो कि किस लिए प्रपोज की गई थी। ये चाहती है कि जो हम फिज़ाइल मटेरियल बनाते हैं ना, फिज़ाइल मटेरियल मतलब जो एक्सप्लोड हो जाएंगे, तो ऐसे मटेरियल्स जो हम बनाते हैं जिनकी हेल्प से आप आगे चल के न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, इनका प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, प्रोहिबिट कर देना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें क्या डिस्कस किया गया है, ये डिस्कस कब किया गया था, आई मीन ये हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो हुआ था उस टाइम पे। तो एफएमसीटी क्या है वो याद रखिए, मतलब इसका जो एम है वो प्लीज़ याद रखना। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट की अगर बात करें तो ये 1979 में बना था। एक सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन है ये, ठीक है, जिसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है। और ये बना कब था, ये जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पेशल सेशन हुआ था डिसआर्मामेंट के लिए 1978 में, तब जाके इस पे बोला था कि हम ऐसा कुछ बनाते हैं। 1979 में जाके ये बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया ने ये बोला है कि हाँ हम क्या करते हैं, हम इसको प्रायोरिटी हमारे लिए भी है कि क्या हो कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन में नेगोशिएशंस हो एंड हम बढ़े टूवर्ड्स डिसआर्मामेंट। इंडिया का जो स्टैंड है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए वो ये है कि ये यूनिवर्सल होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी के लिए आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। P5 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उन कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन कंट्रीज को अलाउड है कि वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। लेकिन उनके बाद अब अगर कोई भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बनाया है तो वो अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। यूनिवर्सल यानी अगर एक कंट्री जा रही है डिसआर्मामेंट की तरफ तो सबको जाना है, ठीक है। एंड वेरीफिएबल कि मान लीजिए रशिया कल के दिन कहता है कि हमने सारे ही न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड वी आर नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियर वेपन एनी मोर, तो ये जो है प्रोविजन इसको वेरीफाई किया जा सके बाकी कंट्रीज या फिर किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड ये है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई ट्रीटी बनाई नहीं है इससे रिलेटेड, बहुत सारी ट्रीटीज बनी हुई है, लेकिन मतलब अजीब बात यह है कि कुछ ट्रीटीज़ कुछ ने रेटिफाई करी है, कुछ ट्रीटीज़ कुछ ने रेटिफाई करी है। यूनिवर्सली रेटिफाइड कोई ट्रीटी है नहीं इससे रिलेटेड एंड हेंस अभी तक डिसआर्मामेंट नहीं हुआ है। हम थोड़ी ट्रीटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के नाम से, जो बहुत फेमस है। इंडिया ने ये साइन नहीं करी है, इसीलिए भी हमें एनएसजी में हमें मेंबरशिप नहीं मिली
मिली है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमें मेंबरशिप नहीं मिली है, प्लीज़ ये याद रखना। इसका कॉन्टेक्स्ट भी ये कब बनी थी, ये कि इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके रिस्पॉन्स में ये एनपीटी बनाई थी, ये देखते हुए कि बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी कहीं न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने लग जाए। उसके बाद इंडिया पे बैन भी लगा था, ठीक है। तो ये याद रखना कि इंडिया ने ये साइन नहीं करी। ये बोलता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन या वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को ये प्रिवेंट करने की बात करता है, कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड ना हो जाए, जिससे कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी उभर के ना आए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हो, ठीक है। तो ये एनपीटी पे प्लीज आप याद रखना। तो ये डिसआर्मामेंट के गोल को ही बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन बस ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस में, और तीसरा अंडर वाटर। इसका नाम आप याद रखिए, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है। मतलब ये कहाँ कहाँ पे जो टेस्ट हम करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, वो एक तो आप एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग, दूसरा आउटर स्पेस में नहीं कर सकते, एंड तीसरा अंडर वाटर नहीं कर सकते। प्लीज़ कीप इन माइंड कि इंडिया ने बस ये वाली ट्रीटी को साइन किया हुआ है, इसके अलावा जो भी हम ट्रीटी अभी डिस्कस करने वाले हैं इनमें से किसी में भी इंडिया ने किसी को रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी से फेमस है। 1996 में ये साइन हुई थी, लेकिन अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है। फोर्स में क्यों नहीं आई है, देखिए एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जब इसको रेटिफाई करेंगे तब जाके ये फोर्स में आएगी, और अभी तक वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक फोर्स में नहीं आई है। इसका जो एम है वो ये है कि ये जितने भी हम न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो टेस्ट के टाइम एक्सप्लोजन करते हैं उन चीज़ों को बैन करने की बात करी गई है, ठीक है। मतलब एक तरीके से टेस्ट को रोकने की बात कर रहे हैं थ्रू एक्सप्लोजन, लेकिन अब इसका भी कोई सेंस नहीं है। अब हमारे पास नहीं, कंट्रीज़ के पास जैसे यूएसए, रशिया, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि विदाउट किसी टेस्ट की भी ये चेक कर सकते हैं कि जो इनने वेपन बनाया है इज दैट वर्किंग और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये रिसेंटली 2017 में साइन करने के लिए फॉरवर्ड रखी गई थी, एंड ये बात करती है प्रोहिबिटिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़। मतलब न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, भले प्रोडक्शन का या टेस्टिंग का या कुछ भी, उसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और अब ये तो अभी 2017 में ही आई है, तो इसको भी बहुत बहुत क्या कुछ मतलब जितना रिक्वायर्ड है कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन उन कंट्रीज़ ने रेटिफाई नहीं किया है, हैंस ये भी अभी तक फोर्स में नहीं आया है। तो प्लीज़ इस टॉपिक के बारे में आप याद रखेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि इंडिया की क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, न्यूक्लियर वेपन्स की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। थर्ड, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड कहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। ये मैं आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वो मैं आपको बता रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि साथ में ये टॉपिक्स भी आप कवर करते चलें, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, तो सेकंड टॉपिक क्या है वो है रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई थी, 42nd मीटिंग हुई थी, उसमें उनने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, तो यहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेम। तो सबसे पहले हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड वो है आर्टिकल 279A, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग जीएसटी कलेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसकी अगर बात करें तो ये जो रिकमेंडेशन देता है वो बाइंडिंग है मतलब कि गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, यानी 75% उस डिसीजन पे वोटिंग येस के फॉर्म में अगर गई है तब जाके वो डिसीजन एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके चेयर कौन होते हैं, प्लीज कीप दिस माइंड। इसके जो चेयर होते हैं वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, एंड जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन होते हैं सारे स्टेट्स के, वो सारे भी इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट जीएसटी काउंसिल। अभी जो नए रिकमेंडेशन दिए हैं वो है, सबसे पहला जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको 2022 के बाद के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, मतलब 2017 में जब जीएसटी आया था तो स्टेट्स को थोड़ा डर था कि उनका रेवेन्यू गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में
क्या मतलब जो डबल टैक्सेशन टाइप होता था, उन चीज स्टेट्स के हाथ से चीज़ें बाहर आ चुकी थी। तो स्टेट्स को ये दिलासा देने के लिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब जितना भी आपको लॉस होगा वो हम कंपनसेट करेंगे, बोला सेंटर ने। ये था 5 साल के लिए होना था, 2017 से लेकर 2022 तक। लेकिन अब 2020 में जो आप देख रहे हैं, पेंडेमिक के चक्कर में जो ये लॉस हुआ है, स्टेट्स को भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है। एंड नियर फ्यूचर में भी ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा। हैंस उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए इस सेस को एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 के बाद भी। नेक्स्ट जो है वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके किसी भी काम पे उनको HSN का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली एक कोड टाइप का, ठीक है। इस ये दिया किसने, ये याद रखना, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। ये मतलब है क्या, ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर कस्टम के टाइम पे, कस्टम चेकिंग के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर से अगर आ रहा है तो उसकी चेकिंग होती है कस्टम्स की। अगर उस पर कस्टम जितना उसमें कस्टम ड्यूटी पे करना होता है, वो कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अब मान लीजिए उसी प्रोडक्ट में एक कोड लगा हुआ है, जिस कोड को स्कैन करते ही मतलब अगर आप उसको स्कैन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपके पास आ जा रही है। तो विल इट नॉट बी ईजी टू फॉर कस्टम ऑफिसर्स ओवर देयर, होगा ना। तो इसीलिए यही सिस्टम को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये बोल दिया है कि जितने भी टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको ये HSN का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासीफाई करता है ये जो हमारे गुड्स होते हैं उनको। नेक्स्ट है जो हमारी जो स्पेस एक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया है इन ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे इसरो और इनकी जो कमर्शियल आर्म है, ये दोनों इसकी कमर्शियल आर्म है, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NSIL, इन दोनों को GST से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना। और जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, आप सबको पता होगा, उसके लिए जो फीचर्स है उसको उनको और बढ़ा दिया है, ताकि ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है हमारे कंट्री में वो ज़्यादा प्रमोट हो। तो ये था पूरा इस वाले टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ के बारे में। मेडिसिन में इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, ये मिला है 3 लोगों को, जिनका नाम है हार्वे जे आफ्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। इनको मिला क्यों है, क्योंकि इन्हें डिस्कवरी करी है किसकी, हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो प्लीज़ ये याद रखना, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन मेडिसिन। तो अगर बात करें तो क्या इनने ये अभी डिस्कवर किया है, तो नहीं, इसका आंसर है नो, इनने ये अभी डिस्कवर नहीं किया। इसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी इनको इस पे प्राइज़ मिला है। देखिए, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है ये ऐसा कर रही है। पिछले साल भी इनने जिनने लिथियम की डिस्कवरी करी थी उनको नोबेल प्राइज़ दिया था, ठीक है। इनने तो लिथियम अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये अभी रियलाइज हो रही है। जैसे जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा रही है उन सब में ये एलिमेंट जो है हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस देख के लास्ट ईयर जो है इस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका ये मतलब नहीं होता कि अभी अभी इसकी डिस्कवरी हुई है। आते इस टॉपिक पे, यहाँ पर क्या है, ये डिस्कवरी हुई थी अराउंड 1970s एंड 80s में, ठीक है, अभी का नहीं है। तो अगर हम बात करें वायरल हेपेटाइटिस की, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात ये वायरस का फाइंड करना, उसी के बाद आप उस पर, आपको वायरस ही नहीं मिलेगा, आप उस पर मेडिसिन क्या बनाएंगे। तो वायरस की डिस्कवरी के बाद कुछ मतलब हेल्प मिली थी टू मेक वैक्सीन या फिर दवाई बना क्योर ढूंढने में, इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस के बारे में अगर बात करें, हेपेटाइटिस वायरस के बारे में, तो ये एक इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है इससे। इन्फ्लेमेशन का मतलब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर मेनली होती है, वो लिवर में होती है। तो लिवर आपका दिक्कत, किसी का अगर हेपेटाइटिस से वो सफ़र कर रहा है तो उसका लिवर दिक्कत देगा उसको। हेपेटाइटिस के यहाँ पर जो है हमें नोन, जो भी जिनका हमें पता है स्ट्रेन्स कितने हैं, वो है 5 ABCD एंड E, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये प्रिवेंटेबल है, बचाए जा सकते हैं। बात करें इसमें से ये स्प्रेड कैसे होता है, देखिए स्प्रेड होता है, फैलता है ये। तो जो स्टेन A और स्टेन E है वो तो वाटर बॉर्न है, यानी वाटर से फैलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो स्ट्रेन है जैसे BCD, वो जो है वो ब्लड बॉर्न है, यानी ब्लड से फैलते हैं। प्लीज़ याद रखना, ब्लड बॉर्न है, ब्लड से फैलते हैं।
इवन फैटल भी हो सकते हैं, जान ले सकते हैं। अब ये जो ब्लड से फैलते हैं, ये इसके लिए जैसे अगर कोई अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर इन्फेक्टेड सरिंज सुई यूज कर रहे हैं, या मदर से चाइल्ड पे, या फिर इन्फेक्टेड, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे, एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड दे रहे हो, पहले को अगर ये इन्फेक्शन है तो सेकेंड को भी हो सकता है। इसका मतलब है ब्लड बॉर्न होना। ठीक है, सिम्टम्स क्या है कि क्रोनिक लिवर कंडीशन रहेगी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक लिवर दिक्कत देगा अगर, तो दे कैन बी चांसेस कि उसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो चुका है। इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ए एंड ई तो वाटर बॉर्न है, वो उतने वो नहीं है, फैटल नहीं है, सीवियर नहीं है, आई मीन। तो लेकिन जो बाकी बी एंड सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी जो है वो प्रिवेंटेबल है, बचाया जा सकता है, एंड उसके लिए वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और बाकी बच्चा जो सी है, ठीक है, सी के लिए हमारे पास वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन एट लेटर स्टेज इसके लिए क्योर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको क्योर किया जा सकता है। बात करें ये हमारे जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनने क्या स्टेप ले रखे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो 2016 में क्या किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने बोला है कि हम 2030 तक हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे वर्ल्ड से। वही चीज़ इंडिया भी एट कंट्री लेवल हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जिसके अंदर हम एम कर रहे हैं कि हम हेपेटाइटिस सी को क्या करें, 2030 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। नाउ लेट अस सी क्या होता है इस पे डाटा की अगर थोड़े बात करें, अगर आपको कहीं पर मेंशन करने को आ जाएगा अबाउट हेपेटाइटिस, तो यू कैन जस्ट से कि इंडिया में करीब 4 करोड़ लोग जो है वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट अराउंड 0.6 से लेके 1.2 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। तो कीप दिस इन माइंड, इस पे अभी नोबेल प्राइज मिला है, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ओवर है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या बोल नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि जो दिल्ली का जू है, चिड़ियाघर है, उसने करीब 422.76 करोड़ का इकोसिस्टम सर्विसेज को जनरेट किया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे बारे में हमें जानना, वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, CZA, इसके बारे में, क्योंकि इसने ये स्टडी कंडक्ट करी थी। एंड नेक्स्ट थिंग है अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में जस्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये जो है क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी बाय लॉ बनाई गई है, कौन सी लॉ के अंदर बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये इसका फंक्शन क्या है कि ये इंडिया के जो जूज है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है, जूज का फंक्शनिंग को देखती है, यानी चिड़ियाघर के जो जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है उसको देखता कौन है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, अब इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या है, देखिए हमारे इकोसिस्टम है अराउंड अस, ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं सर्विसेज को हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो 4 टाइप से होते हैं। पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज, फिर रेगुलेटिंग सर्विसेज, फिर सपोर्टिंग, एंड लास्ट कल्चरल सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, अगर कोई हमें मतलब इकोसिस्टम जो हमारे सॉरी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जैसे फूड हो गया, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, फाइबर, मतलब बेसिकली वो चीज़ें जो आप टच कर सकते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हो गए या मेडिसिन हो गई, उन चीज़ों को आप बोलोगे प्रोविजनिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज होंगी रेगुलेशन रिलेटेड, आप किसी चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट कर रहे हैं, नेचुरल हैजार्ड को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो आएंगी अंडर रेगुलेशन सर्विसेज। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सर्विसेज, नॉन मटीरियल बेनिफिट्स होती है, यानी आप इनको छू नहीं सकते, मटेरियल नहीं है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, वो चीज़ आप सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कल्चरल सर्विसेज होती है लास्ट, हमारे मेंटल लेवल पे जो जाती है, जैसे कि लेट अस सपोज आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं एंड यू फेल्ट हैप्पी, जो ग्रीनरी है उसको देख के आप अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड तो उससे क्या होगा, आपको स्पिरिचुअल एनरिचमेंट मिलेगी, हो सकता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा हो अगर आप खुश रहें हर बार। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती है, अगर कोई पार्टी में आप वैसी थीम डाल रहे तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये सारी आ जाती है अंडर कल्चरल सर्विसेज। ठीक है, ये एक रिलेटेड न्यूज़ डाल दी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, करीब 160 जूस को डेवलप करने की बात करें एंड अपग्रेड कर रही है, एंड कौन सा मॉडल यूज़ कर रही है यहाँ पर, ये यूज़ कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये बस एक फैक्ट है, आप बस याद रख सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है ट्रांसफैट्स। तो ट्रांसफैट अगर हम देखें नॉर्मल डेफिनेशन में, तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है एक तरीके से, ठीक है। ट्रांसफैट बनता कब है? जब हम हमारा जो नेचुरल वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो हमारा ट्रांसफैट होता है। दिमाग में रखिए कि ये दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी, ठीक है। इसका काम क्या है? काम ये है कि जो हमारे एडिबल फूड्स होते हैं, खाने वाले फूड होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगे और जल्दी सड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब इनको खाने से मतलब इनसे फ़ायदा क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन द थिंग इज़ इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप इनको अपने खाने पे यूज कर रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जैसे कि ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ कर सकता है, आपको ओबीज बना सकता है, मोटा बना सकता है, ठीक है, हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है और इनफर्टिलिटी कर सकता है, एटसेट्रा लिखा, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे आपको हो सकती है, आपको क्या किसी को भी हो सकती है। इससे रिलेटेड क्या डाटा टाइमलाइन रखी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आप अपने खाने में जितना भी आप एनर्जी आप ले रहे हैं ना, एनर्जी टेक ओवर कर रहे हैं, उसका बस 1% ट्रांसफैट से आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं अभी के लिए है। और यही चीज़ 2023 तक हम चाहते हैं कि ट्रांसफैट को हम एलिमिनेट कर दे। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने थोड़ा रिलैक्स कर रखा है इसको। इंडिया बोला कि आप 2% तक एनर्जी आप इनटेक ट्रांसफैट से कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 2022 तक हम इसको एलिमिनेट कर दें। देखिए क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है श्याम जी कृष्णा वर्मा के बारे में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंट में इनका बर्थडे था, सेलिब्रेट किया गया था, एंड इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनने भी इनको ट्रिब्यूट दिया था। तो ये थे कौन? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, एंड बेसिकली ये इंडिया से नहीं लंदन से ऑपरेट कर रहे थे। तो वहाँ इन्हें 3 चीज़ें बनाई, आपको ये 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप एक नेमोनिक से याद रख सकते हैं। नेमोनिक इज़ लाइक कि हमारे इंडियन हाउस में जो होम के रूल्स होते हैं वो एक सोशोलॉजिस्ट बताते हैं, उन सोशोलॉजिस्ट का नाम है श्याम जी वर्मा। तो बस इतना सा स्टोरी याद रखिए, आपको याद रहेगा। इंडियन हाउस यानी इंडियन हाउस एक ऐसा हाउस था जो मतलब लंदन में जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे, उनमें नेशनलिस्ट व्यूज़ को डेवलप करने के लिए इंडियन हाउस बनाया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी भी लंदन में बनाई थी 1905 में, ताकि हमारा जो सेल्फ रूल का कॉज था, इंडिया में हम सेल्फ रूल चाहते थे, वो चीज़ लंदन में प्रमोट करी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट था जो ये जनरल है इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो वर्ड है आप उससे याद रख सकते हैं, ये एक जनरल थी, बस इतना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले वो है अबाउट जू इन्फेक्शन। जू का फुल फॉर्म है जेंथोमोनास ओरिजेप एंड ओरिजेई। आप इसमें बस इतना याद रख सकते हैं कि ये राइस में होती है, ठीक है। राइस में होती है, राइस में ये क्या करती हैं, उसमें पत्तों में ब्लाइट डिजीज कर देती है, ब्लाइट यानी पत्तों में धब्बे हो जाते हैं, एंड उसके बाद उसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उनको खाना नहीं मिलेगा एंड दे विल डाई इवेंचुअली। तो इससे क्या होता है, हमारी राइस की जो यील्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड इसमें क्या अभी देखा गया है कि अगर हम राइस को सेलुलोज से ट्रीट करें ना, तो उसके अराउंड एक सेल वॉल टाइप की बच जाती है जो उस टॉक्सिन को डिग्रेड कर देता है, जो ये जू इन्फेक्शन जो ये जू जो है ना ये रिलीज करता है जिस टॉक्सिन को, उस टॉक्सिन को ही डिग्रेड कर देता है। तो इस तरीके से राइस में थोड़ी इम्यूनिटी आ जाती है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ये है ना, ये पर्टिकुलर ये वाली इंस्टीट्यूशन, इसने एक मैकेनिज्म अनकवर किया है जिससे कि जो बैक्टीरियम है जो ये मतलब कैसे ये राइस के साथ इंटरेक्ट करता है एंड कैसे ये उसमें डिजीज कॉज करता है, इस मैकेनिज्म को मतलब इसको बता दिया है कैसे ये सब कुछ होता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन न्यूज़ में याद रखना किस में होता है, राइस में होता है, और इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है अबाउट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये बेसिकली किस लिए है, ये एक टॉर्पीडो है, सबसे पहले आप ये याद रखना। टॉर्पीडो एक सिगार शेप्ड होता है, सिगार शेप किसको कहते हैं, इस टाइप से शेप है, ठीक है। और ये कहाँ चल रहा है, पानी के अंदर चल रहा है, अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल है इसकी।
और प्लस ये सेल्फ प्रोपेल एंड सेल्फ गाइडेड होता है, इतना याद रखना। इसमें जो वॉर हेड होता है, यानी जो चीज़ जहाँ पर अगर किसी पर टकरा गया फूटेगा तो क्या फूटता है, वो वॉर हेड फूटता है। तो वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, यानी नॉन न्यूक्लियर भी हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर वॉर हेड भी हो सकता है। आप ये चीज़ याद रखना अबाउट टॉर्पेडो, एक वेपन होता है, ठीक है। अब जो ये स्मार्ट है, ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो की बात कर रहा है। ये हम कहाँ यूज करने वाले हैं, ये हम यूज करने वाले हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इस ये बनाया किसने, ये बनाया डीआरडीओ ने, एंड इसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कुछ चीज़ डिफेंस के लिए बन रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को टारगेट करने के लिए वो बन रही है, तो वो जनरली डीआरडीओ बनाता है। एंड कुछ चीज़ अगर स्पेस रिलेटेड है तो वो जनरली क्या ऑलमोस्ट इसरो बनाता है। तो ये चीज़ आप मिक्स मत करना, इसरो स्पेस रिलेटेड है एंड डीआरडीओ डिफेंस रिलेटेड है। इसरो डिफेंस रिलेटेड मैपिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन वो बस सैटेलाइट होती है, वो मिसाइल नहीं बनाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट है, हम 2 ऑर्गेनिक सीड पार्क्स बनाने की बात करें स्पाइसेस की। कहाँ पर, गुजरात में। कौन से 2 स्पाइसेस, एक तो फेनल जिसको हिंदी में सौंफ कहते हैं, एंड दूसरा क्यूमिन जिसको हिंदी में जीरा कहते हैं, ठीक है। ये सैंक्शन किसने किए थे, नाबार्ड ने, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो एम है, वो एम ये है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अडॉप्शन को मतलब किस चीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, उनकी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड हो लोगों की, और उनको अडॉप्ट ज़्यादा कर पाए लोग, इस चीज़ का हम ऑब्जेक्टिव रख के चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है ना, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसको ग्लोबल बायोएसे लेबोरेटरी डिक्लेयर कर दिया है। किसने किया है, ये किया है सेपी ने। अभी सेपी क्या है, देखो सेपी ना एक वो है ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। एंड इसका जो एम है कि हम वैक्सीन्स को डेवलप करें ताकि फ्यूचर में जो एपिडेमिक्स आते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसी इंस्टीट्यूट ने THSTI को ग्लोबल बायोएसे लेबोरेटरी डिक्लेयर किया है। THSTI के बारे में हम बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। एंड इसका जो काम होगा अब क्या, वैसे भी काम इसका था, क्या करेगी ये, उन लेबोरेटरीज के ग्लोबल नेट जो का पार्ट बन जाएगी, जो कि अभी क्या कर रही है, कोविड-19 के वैक्सीन का सेंट्रलाइज असेसमेंट कर रही है। इससे क्या होगा, ये चेक करेगी कि कौन सी वैक्सीन किन कैंडिडेट पे कैसा अफेक्ट कर रही है। इससे क्या होगा, जितनी जल्दी हो सकेंगे हम कैंडिडेट को वैक्सीन कैंडिडेट कौन सी बेस्ट होगी उसको हम डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक अभी हमारा रह चुका है वो है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ ट्रैक्टर्स के लिए कुछ एमिशन नॉर्म्स को डिफर किया है। यहाँ पर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जानना है वो है BS नॉर्म्स। हम BS 6 को लॉन्च करने वाले हैं, एंड इसके लिए डेडलाइन रखी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसी को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट आप बोल रहे हैं कि अगले साल होगा 1 अक्टूबर 2021 से। ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सारा लॉस हो चुका है एंड इकोनॉमी अभी बहुत गंदी कंडीशन में है, तो इसलिए इसकी इजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले ये तो अभी किया है, इससे पहले भी थोड़े चेंजेस किए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। उनने क्या क्या किया था, जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है ना 1989 में, इसमें थोड़े चेंजेस किए थे। कैसे चेंजेस, कि जो हमारी एग्रीकल्चरल मशीनरी है एंड जैसे कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जिन व्हीकल्स होते हैं जो बनाने कुछ चीज़ बनाने के लिए यूज होते हैं, उनके लिए अलग से नॉर्म्स निकाले थे, ठीक है। वो मिक्स नहीं किए थे BS 6 नॉर्म्स वाले व्हीकल्स के साथ। एंड नॉमेनक्लेचर, नाम भी चेंज किया था किसका, उन व्हीकल्स का जो कि BS स्टेज कंस्ट्रक्शन वाली होंगी, ताकि एंड वाई दे हैव डन सो, ताकि ये जो सेपरेट नॉर्म्स निकाले हैं एंड ये जो BS वाले नॉर्म्स हैं ये दोनों मिक्स ना हो जाए। हम जो एग्रीकल्चर वाले जो व्हीकल्स हैं उनको अलग से जो हम आइडेंटिटी दे रहे हैं वो, एंड BS वालों की अलग से नॉमेनक्लेचर हो, दोनों में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने क्या, गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में जो कि 1989 में आए उनमें थोड़े चेंजेस किए थे। तो ये था पूरा इस टॉपिक का एनालिसिस, आई मीन इस डे का एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ आया हो, एंड इफ़ यू फील कहीं पर कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है एंड कोई क्लेरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स बिलो डाउन। थैंक यू सो मच।